चलिए आज बिहार के इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पास ये जो नोट्स और तथ्य हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, काफी विस्तृत जानकारी है इसमें, प्राचीन काल से लेकर बिल्कुल आज तक की। तो हमारा मकसद यही है कि मुख्य घटनाओं, अहम लोगों और जो बड़े बदलाव हुए उन पर एक नजर डालें। और शायद कुछ ऐसी बातें भी निकलें जो चौंका दें। देखते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं प्राचीन मगध से। जी। यहीं से कहानी शुरू होती है एक तरह से। हाँ। तो स्रोत बताते हैं कि मगध का असली उभार बिंबिसार के समय हुआ। राजधानी तब राजगीर थी। जी, और बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया, जो गंगा और सोन नदी के पास था। वो फिर आगे चलकर राजधानी बनी। ये भी है कि मौर्य काल में तक्षशिला मतलब शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था। बिल्कुल, और अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। हाँ, और उसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा सबसे पहले। ये वाकई काफी दिलचस्प है। हाँ, और यहीं ये भी देखना जरूरी है कि शासकों की अपनी अपनी मान्यताएं कैसी थीं। जैसे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक? अच्छा। हाँ, मतलब जो भाग्य को ही सब कुछ मानते थे। और वहीं अशोक के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। और प्रशासन की बात करें तो वो मेगास्थनीज की इंडिका। अरे हाँ, इंडिका तो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। वो यूनानी राजदूत थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उन्होंने नगर और सेना के प्रबंधन पर काफी कुछ लिखा है ना। जी बिल्कुल। और सोचिए, तक्षशिला या फिर बाद में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना, धर्मपाल ने बनवाया था, जिसके खंडार भागलपुर के पास है। हाँ, उन्होंने उस जमाने में ज्ञान विज्ञान को कितना बढ़ावा दिया होगा। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मध्यकाल की तरफ। शेरशाह सूरी का नाम तो आता ही है। जरूर आता है। स्रोतों में है कि उन्होंने पटना को फिर से बसाया और वो किसानों के लिए कबूलियत और पट्टा वाली प्रथा। हाँ, कबूलियत और पट्टा, ये जमीन पर किसान का हक और लगान तय करने का एक तरीका था। बड़ा प्रशासनिक सुधार था ये। और उनका मकबरा सासाराम में, वो तो कमाल का है। जी, और सासाराम को उनकी प्रशासनिक प्रयोगशाला भी कहा गया है। मतलब वहीं उन्होंने कई चीजें आजमाई। अच्छा, ये बात है। हाँ, और शेरशाह का हुमायूं को हराकर फिर से अफगान शासन लाना भी एक बड़ी घटना थी। इसी दौर में बिहार में तुर्कों का शासन भी आया, करीब 1198 ईस्वी में। और नुहानी राज्य भी। जी, और मिथिला में कर्नाट शासक भी थे। राजधानी सिमरावगढ़ थी। संस्कृति के लिहाज से देखें तो फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत बहुत लोकप्रिय थे, खासकर संत शरफुद्दीन यहया मनेरी, जिन्हें मखदूम साहब कहते हैं। हाँ, मनेर शरीफ। बिल्कुल। और सिख गुरुओं का भी बिहार से गहरा संबंध रहा है। गुरु नानक देव जी आए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म तो पटना साहिब में ही हुआ। जी हाँ, 10वें गुरु। अब आते हैं आधुनिक काल पर। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दी। हाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, ये एक बड़ा मोड़ था। फिर अंग्रेजों ने पटना में गोलघर बनवाया, अनाज रखने के लिए शायद। हाँ, कहा जाता है कि अकाल वगैरह से निपटने की तैयारी थी। वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बना था। और 1857 की क्रांति, पटना में पीर अली का नाम आता है। वो तो किताब बेचते थे। जी, उन्होंने वहां नेतृत्व किया। और इसके बाद तो बिहार अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 1917 में गांधी जी का चंपारण आना, वो तो बहुत ही अहम था। बिल्कुल, नील किसानों की समस्या को लेकर वहीं से तो सत्याग्रह की शुरुआत हुई एक तरह से भारत में। फिर मजहरुल हक ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। खिलाफत, असहयोग, सब में बिहार आगे रहा। हाँ, और प्रशासनिक बदलाव भी हुए। 1912 में बिहार बंगाल से अलग एक प्रांत बना। और फिर 1936 में ओडिशा भी अलग हो गया। जी। और इन आंदोलनों को ताकत देने वाले लोग और संगठन भी तो थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती और उनकी किसान सभा। हाँ, किसानों के मुद्दे उठाने में उनका बड़ा योगदान रहा। फिर जयप्रकाश नारायण और बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी। मजहरुल हक का सदाकत आश्रम भी 1920 में, वो तो स्वतंत्रता सेनानियों का अड्डा बन गया था। बिल्कुल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बिहारी छात्र परिषद के जरिए छात्रों को जोड़ा। हाँ, और कुछ हिंसक घटनाएं भी हुईं, जैसे 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस वाला। हाँ, वो किंग्सफोर्ड पर हमला करने की कोशिश थी। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें पटना गोलीकांड हुआ। और आजादी के बाद देखें तो 1974 में जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा। हाँ, जयप्रकाश नारायण का वो आह्वान भी बहुत प्रभावशाली था व्यवस्था में बदलाव के लिए। यहाँ एक सवाल ये भी मन में आता है कि ये जो अलग अलग आंदोलन थे, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जो पहले वहाबी आंदोलन चला, फिर किसानों के हक की लड़ाई और फिर आजादी का मुख्य संघर्ष, इनके बीच आपस में क्या कोई जुड़ाव था या ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे थे? ये सोचने वाली बात है। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें
तो बिहार के इतिहास की एक लंबी हजारों साल की यात्रा दिखती है। हाँ, साम्राज्यों का बनना, बिगड़ना, धर्म, समाज, शिक्षा, आंदोलन, सब कुछ साथ साथ चला है। कभी टकराते हुए, कभी एक दूसरे में मिलते हुए। बिल्कुल। तो अब इस चर्चा को समेटते हुए एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? कि बिहार का जो ये इतना लंबा और विविध इतिहास रहा है, उसकी कौन सी चीजें, कौन सी विरासतें आज भी उसकी पहचान को, उसके वर्तमान को गढ़ रही हैं? ये एक अच्छा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।